हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड सोशल चेंज का नेक्स्ट वीडियो। तो आज का वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेट सोशलिज्म इन जर्मनी। ठीक है, जिस तरीके से ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो वहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम अराइज होने लग गए वर्कर्स को लेकर, वर्किंग कंडीशंस को लेकर। सेम उसी तरीके का इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है जर्मनी में हुआ था, तो जर्मनी में भी वहीं पर वर्कर लोगों का फिर से प्रॉब्लम जो है वहां पर क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो अब उसी को हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से वर्कर के प्रॉब्लम को जो है जर्मनी कैसे रिजॉल्व करता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। So labor in Britain had to work in adverse condition during the industrialization of the country। ये हमने पिछले वीडियोस में ही देखा हुआ है कि जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तो वहां पर बहुत सारे एडवर्स कंडीशन में जो है वर्कर्स को क्या करना पड़ता था, काम करना पड़ता था। ठीक है, इवन जो बच्चे होते थे या जो लेडीज होती थी, वुमेन होती थी, उनको भी जो है वहां पर काम करना पड़ता था बहुत ही खराब सिचुएशन में और काफी लंबे टाइम के लिए। Germany faced a similar problem while industrializing। सेम प्रॉब्लम जो ब्रिटेन ने फेस किया था वही प्रॉब्लम अब जर्मनी भी क्या करने लगा, फेस करने लगा। लेबर मूवमेंट स्पाउटेड हियर एज वेल एज द वर्कर अडॉप्टेड सोशलिस्ट आइडियोलॉजी एंड सॉट टू लाउड अ सोशल रिवोल्यूशन। वहां पर भी सारे के सारे जर्मनी के जितने भी वर्कर्स जो फैक्ट्रीज में काम करते थे, इंडस्ट्रीज में काम करते थे, वो इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होकर जो उन्होंने फिर से एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया एक तरीके से, जिसको सोशल रिवॉल्यूशन बोलते हैं। और ये सारे के सारे जो वर्कर्स जो होते थे ये क्या चाहते थे कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को जो है अडॉप्ट किया जाए। हमने पिछले वीडियो में या पुराने वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी में पूरी तरीके से इक्वालिटी हो, कोई रिच कोई पुअर ऐसा ना हो, सबके लिए सब चीज क्या हो, सेम हो, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे पॉलिटिकली हो। तो जब सोसाइटी में हर सेक्शन के लोगों के लिए सेम तरीके का रूल होता है उसको बोलते हैं सोशलिस्ट। ठीक है, तो वर्कर्स भी जो चाहते थे वो भी यही चाहते थे कि सारे के सारे क्या हो, कंट्री जो है जर्मनी कैसा हो जाए, सोशलिस्ट हो जाए। द जर्मन स्टेट टुक स्टेप टू कंट्रोल द सिचुएशन। अब देखो, जब इस तरीके का प्रॉब्लम अराइज होना चालू होगा तो जर्मनी भी कुछ ना कुछ एक्शन तो लेगा ही। फर्स्ट, इट इंस्टीट्यूटेड कंपल्सरी एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन टू इंश्योर ऑल चिल्ड्रन वेर एजुकेटेड। देखो, जब ब्रिटेन में इस तरीके का मूवमेंट स्टार्ट हो रहा था तो ब्रिटेन के किंग ने या ब्रिटेन के गवर्नमेंट ने बहुत गलत तरीके से जो है वर्कर्स को क्या किया था, सप्रेस किया हुआ था। ठीक है, ये काम जो है जर्मनी के गवर्नमेंट ने ही किया, बल्कि जर्मनी के गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को बड़े पीसफुली, बड़े आराम से जो है टैकल किया। क्या किया उन्होंने, देखो पहला स्टेप तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ओपन कर दिए और सबके लिए जो है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया। प्राइमरी एजुकेशन लेवल तक का मतलब समझ लो कि फर्स्ट से लेके 5th क्लास तक के लिए जो है सबके लिए कंपलसरी और फ्री एजुकेशन जो है कर दिया, जैसा आज हमारे इंडिया में है। ठीक है, हमारे इंडिया में जो है 6 से लेकर 14 ईयर्स तक के स्टूडेंट के लिए जो है फ्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करने का जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। सेम उसी तरीके से जर्मनी ने भी कर दिया कि प्राइमरी एजुकेशन तो सबको मिलना ही चाहिए, कंपलसरी होकर, फ्री होगा करके। Royal Technical Education Institution were also set up where free education was given for those who wanted to become skilled worker। अब बच्चों के लिए तो प्राइमरी एजुकेशन फ्री कर दिया, लेकिन जो बड़े लोग थे जिनको कुछ सीखना था, कुछ टेक्नोलॉजी जाननी थी, उनके लिए जो है नए नए टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है वहां पर स्टैब्लिश कर दिए। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज एक तरीके से समझ लो आज के डेट का इंजीनियरिंग कॉलेज, तो वो भी फ्री में। तो जो लोग स्किल कुछ सीखना चाहते थे वो वहां पर जाकर फ्री में क्या कर सकते थे, सीख सकते थे। The most important step was bringing a labor welfare scheme such as old age pension and the medical and accident insurance। ये दो स्टेप करने के बाद पहला स्टेप इन्होंने क्या किया, सारे छोटे बच्चों के लिए फ्री प्राइमरी एजुकेशन कर दिया। दूसरा, जो बड़े लोग जो कुछ सीखना चाहते थे, कुछ स्किल सीखना चाहते थे, उनके लिए फ्री में इंजीनियरिंग कॉलेज स्टैब्लिश कर दिए। इनके अलावा जो इन्होंने बहुत अच्छा जो है स्टेप लिया था वो क्या था, लेबर्स के वेलफेयर के लिए बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की। जैसे जो लेबर ओल्ड हो चुके हैं उनको पेंशन देना चालू कर दिया गया। जैसे आज भी हमारे इंडिया में मिलता है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर अगर रिटायर होता है तो उनको पेंशन मिलता है। इसके अलावा वहां पर जो है मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। इसके अलावा जो है एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी जो है क्या कर दिया गया, प्रोवाइड कर दिया गया। These welfare facilities were run jointly by the state and the factory owners। अब ये जो स्कीम जो लॉन्च की जाती थी इसमें पूरा का पूरा पैसा गवर्नमेंट का नहीं लगता था, बल्कि कुछ पैसा गवर्नमेंट लगाता था और कुछ पैसा जो होता था फैक्ट्री का खुद मालिक होता था जिस फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते थे। तो दोनों मिलकर ये सारी स्कीम्स जो है क्या कर रहे थे, रन कर रहे थे।
They ensured that the workers could live with the respect during their service after retirement or whom they were sick or injured. मेन मोटिव क्या था जर्मन गवर्नमेंट का कि जो भी वर्कर्स जो काम कर रहे हैं वो काम करते समय बहुत अच्छे कंडीशन में काम करें, जब उनका रिटायरमेंट हो जाए तो बहुत रिस्पेक्टफुल लाइफ जिए। इसके अलावा जब वो बीमार पड़ जाए, जब इंजरी हो जाए, तभी गवर्नमेंट उसका प्रॉपर ख्याल रखे। उसको कभी भी ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि जब जब वो रिटायर हो गया या जब वो काम करने लायक नहीं रहा तो गवर्नमेंट ने उसको फेंक दिया यूज एंड थ्रो करके, ऐसा उनको फील ना हो करके उन्होंने इस तरीके से स्कीम लॉन्च की। अब आप खुद सोचो कि जिस कंपनी में आप प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो, वो प्राइवेट कंपनी अगर आपका इतना ख्याल रखेगा तो आप उस फैक्ट्री या उस इंडस्ट्री के अगेंस्ट में कुछ काम करने के बारे में सोचोगे? ऑब्वियस ही बात है, नहीं सोचोगे भाई। इतना सारा पेंशन दे रहा है, इतना सारा मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है, फ्री में एजुकेशन दे रहा है, इंजीनियरिंग भी फ्री में करा रहा है, तो और क्या चाहिए आपको? ठीक है। These initiatives help the state to control the labor movements। और यही सारे स्टेप्स के कारण क्या हुआ, लेबर का जो मूवमेंट था वो क्या हो गया, रुक गया। पहले इन लोग बहुत ज्यादा जो है एग्रेसिव मूड में थे, अब वो मूड थोड़ा सा क्या होने लगा, कम होने लगा। सिंस द स्टेट इटसेल्फ इंप्लीमेंटेड द सोशलिस्ट डिमांड, दिस पॉलिसी वाज कॉल्ड स्टेट सोशलिज्म। अब ये जो पॉलिसी है, स्कीम लॉन्च करने का, पेंशन देने का, मेडिकल फैसिलिटी देने का, इसको खुद जर्मनी के गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया था। इसीलिए इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं या इस पॉलिसी को क्या बोलते हैं, स्टेट सोशलिज्म बोलते हैं। स्टेट सोशलिज्म का मतलब गवर्नमेंट खुद चाहती है कि सबका ख्याल रखा जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द सोशल इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उसका सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट हुआ वो हम लोग देखते हैं। पहला है डिपेंडेंस ऑन इंडस्ट्री फॉर लाइवलीहुड्स। जितने भी लोग जो होते थे पहले कहीं ना कहीं वो क्या होते थे, जब इंडस्ट्री सेटअप नहीं हुआ था तो उससे पहले एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड होते थे। लेकिन जब बहुत सारे इंडस्ट्रीज ओपन होने लगी तो अब लोग जो है अपना एग्रीकल्चर काम को छोड़कर जो है फैक्ट्रीज में आकर काम करना चालू कर दिए। यही है हमारा पहला इंपैक्ट। The Industrial Revolution led to many important social change. One far-reaching change was the people moved out of agriculture to work in factory in the cities. सबसे बड़ा चेंज हमें देखने को क्या मिला कि पहले के जो लोग जो होते थे वो गांव में जाकर एग्रीकल्चर वगैरह करते थे और उसी से खुश रहते थे। लेकिन जब फैक्ट्रीज वगैरह स्टैब्लिश होना चालू हो गया तो फैक्ट्री जब स्टैब्लिश हुए तो उसके कारण से क्या हुआ कि अब सब एग्रीकल्चर को छोड़कर शहर में आकर जो है फैक्ट्रीज में काम करने लगे। द पीजेंट बिकम इंडस्ट्रियल वर्कर्स। जो पहले किसान होते थे अब वो किसान क्या बन गए, फैक्ट्री के वर्कर्स बन गए। दे टोटली डिपेंड ऑन इंडस्ट्री फॉर देयर लाइवलीहुड। अब वो पूरी तरीके से अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए इंडस्ट्री पर जो है क्या हो गए, डिपेंड हो गए। द पॉपुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल टाउन्स ग्रेव रैपिडली। अब देखो सारे के सारे गांव के लोग काम के तलाश में अगर शहर में आएंगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगा कि नहीं। इसके अलावा ये सारे के सारे गांव के जो लोग थे वो वापस गांव में नहीं जा रहे थे, वो वही शहर पर रुकते थे, तो इसके कारण से वहां पर पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। इन ब्रिटेन एंड जर्मनी ओनली 1 to 2% ऑफ पॉपुलेशन आर कल्टिवेटर्स टुडे। आज के डेट में अगर हम लोग बात करें तो जर्मनी और ब्रिटेन का जितना पॉपुलेशन है, मान लो जर्मनी और ब्रिटेन का पॉपुलेशन 100 लोग का है, तो 100 लोगों में से मात्र 1 या 2 लोग ऐसे हैं जो कि आज क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं। बाकी सबके सब जो है किसी न किसी सर्विस में या किसी न किसी फैक्ट्री में जो है क्या है, इन्वॉल्व हैं। तो जर्मनी और ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन का ये इंपैक्ट हुआ कि अब वहां पर किसान जो है वो कम हो गए और फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स जो है क्या हो गए, ज्यादा हो गए। द रेस्ट वर्क इन इंडस्ट्री और इन द सर्विस सेक्टर। इस वही बाकी जो 97-98 लोग बचे वो सर्विस सेक्टर या किसी इंडस्ट्री में जो है क्या करते थे, काम करते थे। These countries no longer have any small peasant। अब यहां पर कोई छोटा छोटा किसान नहीं था, जो भी थे थोड़े बहुत वो काफी बड़े बड़े किसान थे, क्योंकि एग्रीकल्चर कोई करता नहीं था। तो जो जमीन खाली पड़ी रहती थी उस पे जो छोटे छोटे किसान होते थे वो करते थे। तो वो किसान जो होते थे वो भी अब बहुत ज्यादा छोटे छोटे नहीं रहे, वो भी काफी बड़े बड़े हो गए। मतलब एक तरीके से सारा का सारा डेवलपमेंट हो गया, छोटे किसान भी बड़े बन गए और जो किसान जो पहले एग्रीकल्चर करते थे वो फैक्ट्री में जाकर जो है अब परमानेंट जो है क्या करने लगे, वर्कर्स बन गए। सेकेंड पॉइंट है द बर्थ ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। इंडस्ट्रियलाइजेशन मार्क द बर्थ ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। इकोनॉमिक पावर वाज सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द फ्यू पीपल। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो पूरा का पूरा पैसा फैक्ट्री के मालिक लोगों के पास था, क्योंकि फार्मर जो थे वो किसान जो थे वो तो अपना खेती करना छोड़ दिए थे। तो अब सारा का सारा जो पैसा था वो कुछ ही लोगों के हाथों में था, और ये कुछ लोग कौन थे, फैक्ट्री के मालिक थे जिनके पास बहुत सारा पैसा आ गया था।
सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, वन क्लास वाज वर्कर्स। अब देखो जब एक ग्रुप के पास बहुत सारा पैसा होगा और एक ग्रुप के पास पैसा नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है डिवीजन तो होगा ही। तो वहां पर दो क्लासेस बन गए, एक क्लास वो थे जो क्या थे, वर्कर्स थे। Their only possession was their labor which they sold to factory owners to earn livelihood। और ये वर्कर्स क्या करते थे, फैक्ट्री के मालिकों के लिए जी जान लगाकर काम करते थे, बस यही इनका लाइवलीहुड का जो है क्या था, सबसे बड़ा मीडियम था। They got merge wages in return। The second class was the capitalism and land owners। पहला क्लास तो वर्कर्स का था, दूसरा क्लास किसका था, दूसरा क्लास था कैपिटलिस्ट का, मतलब फैक्ट्री के मालिकों का। और जो थोड़े बहुत एग्रीकल्चर करने वाले जो किसान जो बच गए थे ना 1-2%, वो तो दो क्लास बच गए, एक काम करने वाले और एक रईस। They took risk to invest their money to set up factories। अब ये जो बड़े बड़े जो फैक्ट्री के मालिक होते थे वो दूसरी नई फैक्ट्री को ओपन करने में क्या करते थे, हिचकिचाते नहीं थे, वो पैसा इन्वेस्ट करने को हमेशा रेडी होते थे। बट दे ऑल्सो क्लेम ऑल द प्रॉफिट। इसके अलावा वो बोलते थे कि अगर हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट सिर्फ हमारा होगा, वर्कर्स के लिए कोई ज्यादा हम लोग इंसेंटिव वगैरह नहीं रखेंगे, उनकी सैलरी कम ही होगी और उन्हीं कम सैलरी में काम करना है, जिसको करना है वो करे, जिसको नहीं करना है वो मत करे। तो सारे के सारे जो वर्कर्स जो थे वो तो अपना खेती छोड़कर आ ही चुके थे, तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था भाई, कि मजबूरी में काम करना ही पड़ता था। Their capital grew over the years and the workers become totally dependent on them। अब जो रईस था, जो फैक्ट्री का मालिक था, उसका पैसा बहुत तेजी से बढ़ने लगा और जो फैक्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर्स थे वो और गरीब होते गए। तो वहां पर फिर से जो है सेक्शन डिवाइड हो गया, एक पुअर का और एक रिच का। तीसरा, द मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी। One fundamental problem in market oriented economy is that the factor owner does not know whether his product will sell in the market। अब देखो मार्केट जो भी इकोनॉमी थी ब्रिटेन की, अब वो एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर किस में आ गई थी, फैक्ट्री में आ गई थी। तो ब्रिटेन की जो इकोनॉमी है या जर्मनी की जो इकोनॉमी है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड हो गई थी किस पर, मार्केट पर। अगर मार्केट में सामान अच्छे से बिकेगा तो पैसा आएगा, अगर अच्छे से सामान नहीं बिकेगा तो पैसा नहीं आएगा। और किसी को मालूम नहीं है कि मार्केट में कब बूम आएगा, कब जो है डाउनफॉल आएगा, ये किसी को भी मालूम नहीं रहता है। The market often become dull for various reasons and the product don't sell। कई बार ऐसा भी होता था कि मार्केट कई सारे रीजंस के कारण जो है क्या होता था, शट डाउन हो जाता था। शट डाउन हो जाता था मतलब मार्केट में जो है सामानों की जो सेलिंग है वो क्या हो जाती थी, बहुत कम हो जाती थी। It could be because more goods are produced and the supply to the market than its need। क्यों ऐसा होता था, क्योंकि मार्केट में जितनी सामान की नीड है उससे कहीं ज्यादा तो फैक्ट्रीज हैं, तो फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा सामान बना रही हैं, मार्केट में उतनी डिमांड ही नहीं है, कस्टमर ही नहीं है, कस्टमर के पास खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है, तो मार्केट में क्या हो गया, सामान ज्यादा आ गए, डिमांड कम हो गया। और बिकॉज द पीपल डोंट हैव इनफ मनी टू बाय द गुड्स। अब मार्केट का डाउन होने का रीजन एक और क्या था, जितनी डिमांड थी उससे कहीं ज्यादा सप्लाई था, एक रीजन तो ये था। दूसरा, जितने भी जर्मनी और ब्रिटेन में लोग थे उसमें से 80-90% जो लोग होते थे वो वर्कर्स होते थे, और वर्कर्स की जो सैलरी होती थी बहुत ही कम होती थी, तो वो मार्केट से कोई सामान भी नहीं खरीद पाते थे, तो ये भी दूसरा रीजन था। When this happens, the factory owner suffers a loss and is forced to stop production and lay off workers। अब इसके कारण से क्या हुआ, देखो एक प्रॉब्लम आती है तो उसके साथ 10 प्रॉब्लम और साथ में आती हैं। जब मार्केट में सामान बिकेगा नहीं तो फैक्ट्री का ओनर्स क्या करेगा, सामान का प्रोडक्शन ऑब्वियस सी बात है कम करेगा, तो प्रोडक्शन जब कम करेगा तो वर्कर्स को भी तो बाहर निकालना पड़ेगा ना। तो जब मार्केट में सामान नहीं बिक रहा था तो उसके कारण से फैक्ट्री ओनर्स ने क्या किया, फैक्ट्री के ओनर्स ने जो है प्रोडक्शन जो है बिल्कुल क्या कर दिया, कट डाउन कर दिया, और इसके अलावा जो है क्या हो गया, जो वर्कर्स जो होते थे उनको बाहर निकाल दिया गया, जिसके कारण से वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है डेवलप हो गया। ठीक है, तो देखो कितनी सारी प्रॉब्लम जो है होती है। हमें सिर्फ फायदा दिखता है कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो फायदा कुछ ही लोगों को हुआ, लेकिन नुकसान बहुत बड़े लेवल पर जो है हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अ कांस्टेंट एफर्ट टू रिड्यूस इनपुट कॉस्ट। इसके अलावा जब ब्रिटेन और जर्मनी में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो वहां पर हमेशा यह कोशिश की जाती थी कि किस तरीके से सामान के प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है उस कॉस्ट को हम क्या कर सके, कम कर सके। The capitalists constantly try to reduce the cost of production so they can sell at a lower price than their competitors।
हमेशा फैक्ट्रीज ये सोचती थी कि हम अपने प्रोडक्शन के कॉस्ट को कैसे कम कर सकें, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्रीज ओपन हो गई थी। तो बहुत सारे फैक्ट्रीज ओपन हो गई थी तो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो हमेशा एक फैक्ट्री दूसरे फैक्ट्री की या एक कंपनी दूसरे कंपनी के सामान से हमेशा कम बेचने के लिए सोचती थी कि मैं अपने कॉस्ट का प्रोडक्शन कैसे कर सकूं। जैसे दो कंपनियां हैं, वो दोनों बिस्किट बनाती हैं, तो दोनों कंपनियां हमेशा यह सोचती थी कि हम अपना प्रोडक्शन को कैसे कम कर सकें जिससे हम दूसरे फैक्ट्री के बिस्किट के प्राइस से कम दामों पर जो है अपना बिस्किट को बेच सकें। देयर आर मेनी वेज ऑफ रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके अलावा बहुत सारे इसके मेथड्स थे कि कॉस्ट को रिड्यूस करने का। पहला है न्यू काइंड ऑफ मशीन एंड प्रोडक्शन सिस्टम कैन बी इंट्रोड्यूस दैट प्रोड्यूस मोर गुड्स विद द फीवर वर्कर्स। पहले तो तरीका यह था कि नई नई मशीनों को इंट्रोड्यूस किया जाए। जब नई नई मशीनें आएंगी तो मशीनें क्या करेंगी, कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन देंगी, तो वर्कर्स कम लगेंगे तो सैलरी कम जाएगी। और चीपर रॉ मटेरियल कैन बी यूज्ड फॉर न्यू सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल कैन बी एक्सप्लोर्ड। या दूसरा तरीका यह था कि अगर आप नई नई मशीन को अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको सामान बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल लगता है, उस रॉ मटेरियल के लिए आप नए नए रिसोर्सेज ढूंढो जो महंगे हैं, उसको सस्ते कैसे कर सकते हो। और else a new product can be introduced to substitute for the conventional product। इसके अलावा यह टेक्निक था कि जो पुराने जमाने के जो सामान है उसको आप किस तरीके से नए कर सकते हो। जैसे अभी आपको करंट में बताता हूं, जैसे पहले जमाने में जो खिलौने होते थे मिट्टी के बने होते थे, आजकल जो खिलौने हैं प्लास्टिक के बने होते हैं। तो इस तरीके से आपको नई नई चीजों क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। This is the defining feature modern industrial production technology and the production processes are constantly changing। और इसी कारण से फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमेशा नई नई टेक्नोलॉजीज क्या होती रहती थी, चेंज होती रहती थी। मार्केट में जिस चीज की डिमांड होगी आप उसी का प्रोडक्शन करोगे ना, तो हमेशा चेंज होते रहता था। Many workers are laid off because of the technological changes and new machine. These unemployment have to look for other jobs। अब देखो, जब नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, नई नई मशीन आएगी, तो ऑब्वियस सी बात है, मशीन अगर आप एक इंडस्ट्री में सेटअप करोगे तो वर्कर्स को तो बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि मशीन जो है वर्कर से ज्यादा काम करके देगा और कंपनी के मालिक को क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो इसके कारण से वर्कर्स को और बाहर निकालते गए, जिसके कारण से और ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो है क्या होने लगा, ब्रिटेन और जर्मनी में जो है बढ़ने लगा। तो ये है हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन के साइड इफेक्ट। तो इस वीडियो में यही तक देखेंगे। अगले वीडियो में फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे।